नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां जहां कांग्रेस ने कदम रखा वहां वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का काम पक्का हो गया। मोदी ने लोगों से कहा कि अगर दलालों और दामादों से बचना है तो कांग्रेस से दूर रहना होगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसानों और नौजवानों की दुश्मन है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। मोदी आज हरियाणा में थे। सोनीपत की इलेक्शन रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। मोदी ने कहा, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि सत्ता तो नहीं मिलेगी, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। आज हरियाणा में कैंपेन फुल स्विंग में था। मोदी के अलावा नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल और मायावती जैसे बड़े बड़े नेताओं ने हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन किया। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की 2 पब्लिक मीटिंग्स हुई। राहुल गांधी ने अपनी आदत के मुताबिक अंबानी और अडानी का जिक्र किया। मोदी पर सब कुछ अंबानी और अडानी को देने का इल्जाम लगाया। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह बात बुरी लगी कि राहुल जम्मू पर फोकस करने के बजाय बार बार वैली में कैंपेन करने क्यों आ रहे हैं, और यह बात उन्होंने कह भी दी। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को घेरा। केजरीवाल ने कंगना रनौत के बयान का सहारा लिया, लेकिन कंगना ने माफी मांगकर बयानबाजी पर पानी फेर दिया। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर मिली भगत का इल्जाम लगाया। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं नरेंद्र मोदी की बात। आज सोनीपत में मोदी की रैली में आसपास की 21 असेंबली सीटों के बीजेपी उम्मीदवार मंच पर मौजूद थे। पब्लिक मीटिंग में लोग दूर दूर से पहुंचे थे। इस रैली में मोदी ने कहा, वैसे तो कांग्रेस के हौसले पस्त हैं, लेकिन फिर भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जब हाई कमांड भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। करप्शन के बाद मोदी ने आरक्षण की बात की। हरियाणा में 20% दलित वोटर हैं। कुमारी शैलजा की नाराजगी सबको पता है। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेता हैं। इसलिए मोदी ने कुमारी शैलजा का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस दलितों को न उनका हक देती है, न दलितों को आगे बढ़ने का मौका देती है। कांग्रेस दलितों से नफरत करती है। मोदी ने कहा कि अब तो कांग्रेस के शाही परिवार ने कह दिया है कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा के दलितों को कांग्रेस के झांसे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है।
आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। मोदी ने तो राहुल पर इशारों में हमला किया, लेकिन मायावती ने सीधे सीधे कहा, दलितों को लेकर कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है। हरियाणा में बीएसपी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस है। आज जींद में दोनों की ज्वाइंट रैली हुई। रैली में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला भी मौजूद थे। मायावती ने ऐलान किया कि अगर हरियाणा में उनके अलायंस की सरकार बनी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कोई दलित बैठेगा। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं और हरियाणा में आकर आरक्षण के सपोर्ट में बड़े बड़े दावे करते हैं। इसलिए दलितों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को ही आगे वक्त आने पर खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ है और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को, जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मायावती की स्पीच का पूरा फोकस दलितों के मुद्दों पर था, आरक्षण पर था, लेकिन गोहाना की रैली में मोदी ने किसानों की भी बात की। हरियाणा की 75% आबादी कृषि से जुड़ी है। हरियाणा की 90 में से कम 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का फैसला किसान वोटर करते हैं। कांग्रेस किसानों की नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ भुना रही है, इसलिए मोदी ने किसानों के बारे में सीधी सीधी बात की। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने किसानों को खोखले वादे और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस जो वादा हरियाणा के किसानों से कर रही है, उन वादों को कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में पूरा करके दिखाए जहां उनकी सरकार है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन बीजेपी जमीन पर किसानों के लिए काम करके दिखाती है। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जहां सत्ता में है, जरा आपके यहां आए तो उनको पूछो, भाई तुम यहां आकर के सारे सपने दिखा रहे हो, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, वहां तो किसानों को लागू करो नहीं बोल रहे हो। तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, वहां तो लागू करो। ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों से
24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया। लेकिन जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर फसलें खरीदने से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। यही कांग्रेस की सच्चाई है जो हरियाणा के किसान को पूरी तरह कांग्रेस को पहचान लेना जरूरी है। भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर बारीक से बारीक काम कर रही है। तभी हरियाणा के किसानों को भाजपा पर भरोसा होता है। हरियाणा की धरती पर मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेंद्र हुड्डा ने तुरंत जवाब दिया। हुड्डा ने कहा, मोदी झूठ की दुकान चलाते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और रात तक यही करते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सच तो यह है कि कांग्रेस के शासन में हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य था, लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा का विकास रुक गया, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस बार कांग्रेस आएगी और बीजेपी जाएगी। सुबह झूठ की दुकान खोल रखी है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं, शाम तक झूठी बेचते रहते हैं। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था। और इनके 10 साल में बीजेपी जेजेपी सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। कानून व्यवस्था की ये स्थिति है, सारी चरमरा गई। तो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हरियाणा को सुरक्षित पता है। कौन सुरक्षित है यहाँ? और खेल खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिल रहा, धक्के खा रही। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लोगों ने मन बना लिया है, छत्तीसगढ़ आदि मन बना लिया है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस हर जगह से आ रही, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। चूंकि मोदी ने हरियाणा में जाकर किसानों से अपील की, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिया। राहुल ने कंगना रनौत के बयान को मुद्दा बनाकर हरियाणा के किसानों को 3 कृषि कानूनों का डर दिखाया। एक वीडियो मैसेज में राहुल ने कहा, बीजेपी एक बार फिर 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। कंगना का बयान माहौल को परखने की कोशिश थी। राहुल ने कहा, सिर्फ बीजेपी की सफाई से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री मोदी को इस पर स्थिति साफ करनी चाहिए। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको हरियाणा के चुनाव का एक और रंग दिखाता हूं। यह रंग है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने आज हरियाणा के महम और भिवानी में 2 रैलियां की। अपनी दोनों रैलियों में केजरीवाल ने बीजेपी को निशाना बनाया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी किसान, नौजवान और दलितों की दुश्मन है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी का चरित्र दोहरा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ अपने सांसदों से कृषि कानूनों को फिर से लागू करवाने की मांग करवाते हैं। केजरीवाल का इशारा भी कंगना रनौत के बयान की तरफ था। एक वार्निंग देना चाहता हूं, किसान आंदोलन हुआ था, आप में से हर घर से कोई ना कोई आया था बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे। 13 महीने मैंने सेवा करी थी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों की। हार के जब मोदी जी को लगा वो चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता
कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। दोबारा इनके मुंह से तीनों कानून नहीं निकलने चाहिए, ऐसा बटन दबाना इस बार आप लोग। असल में कल कंगना रनौत ने कहा था कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए थे और उन्हें लगता है कि सारे किसानों को मिलकर प्रधानमंत्री से उन कानूनों को वापस लाने की मांग करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान को तुरंत खारिज किया, इसे पार्टी लाइन के खिलाफ बताया, लेकिन विपक्ष को तो मौका मिला, उन्होंने इस बयान को मुद्दा बना दिया। तो कंगना ने आज पहले लिखित बयान जारी करके खेद जताया, अपनी गलती मानी, साफ साफ कहा उनसे सवाल पूछा गया था, उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो बीजेपी के लाइन नहीं है, इसलिए वो अपना बयान वापस लेती हैं। लेकिन हरियाणा में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कंगना के बयान को कोट किया, बीजेपी को घेरने की कोशिश की, इसलिए कंगना ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उनसे गलती हो गई, उन्हें खेद है, वो अपना बयान वापस लेती हैं। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कंगना भले ही अपना बयान वापस लें, खेद जताएं, माफी मांगे, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका है और ये तीर बीजेपी को गहरा घाव देगा। ये बात बीजेपी के नेता अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब सफाई देने के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। अब हरियाणा के कैंपेन में कांग्रेस के नेता इसे जोर शोर से उठाएंगे। कल राहुल गांधी की हरियाणा में रैली है, वो वहां भी कंगना के बयान की बात करेंगे, लेकिन बीजेपी इसका काउंटर राहुल गांधी के बयान से करेगी। राहुल ने अमेरिका में कहा था कि वो समय आने पर आरक्षण को खत्म करेंगे। इस पर राहुल को जवाब देना भारी पड़ रहा है और यह सही है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इसलिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर चुनाव से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया है। इसी चक्कर में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रैलियों में नहीं जा पाए। राहुल गांधी का कैंपेन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अब कुमारी शैलजा को मना लिया गया है, इसलिए कल राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली होगी और उसमें मंच पर कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा में तो वोटिंग 5 अक्टूबर को होनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। आज सेकेंड फेज में जम्मू की 11 और वैली की 15 सीटों पर रिकॉर्ड पोलिंग हुई। शाम 5 बजे तक 54% से ज्यादा वोट डाले गए, जो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जिनमें अब से पहले वोटिंग का बहिष्कार किया जाता था। पोलिंग स्टेशन खाली पड़े रहते थे। कई तो ऐसे पोलिंग बूथ होते जहां एक भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचता था। लेकिन आज नजारा अलग था। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। सबसे ज्यादा 80% वोटिंग श्री माता वैष्णो देवी कटरा असेंबली में हुई। रियासी जिले की 3 विधानसभाओं में 74% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। पुंछ में भी लगभग 74% वोट पड़े, जबकि राजौरी में लगभग 70% वोटिंग हुई। आज जम्मू कश्मीर में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी बशीर अहमद मीर, जेल में बंद जमात इस्लामी सपोर्टर मौलवी सर्जन बरकती और
अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और कारोबारी मुश्ताक गुरु, पीडीपी के इकबाल ट्रम्बू और बीजेपी के हिलाल अहमद बानी जैसे नेता शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला की गांदरबल सीट पर लगभग 63% और बड़गाम सीट पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में दूसरे राउंड की वोटिंग के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम थे, लेकिन वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में, वोट डालने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इससे पहले के चुनाव में जम्मू कश्मीर के जो लोग वोट देने के लिए आते थे, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते थे, वो बोलना तो दूर अपना चेहरा भी नहीं दिखाते थे। लेकिन आज जो लोग वोट देने आए, उन्होंने लोगों से खुलकर बात की। वैली में ज्यादातर लोगों ने कहा कि विकास हो रहा है, ये भी ठीक है, सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, थिएटर, होटल सब बन रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आर्टिकल 370 को वापस लाना जरूरी है, इसलिए वोट तो इसी मुद्दे पर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक्त ये है कि जो हमसे छीना गया, जैसे 370 है, 35 है, जो हमसे छीना गया, हम उसके लिए आए वोट देने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसको लाएं वापस। हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी लाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी जब तक हमारे पास ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि वोट देना, इससे हम उनको जिन्होंने 2019 में हमसे छीना, हम उनको बताना चाहते हैं कि जो आपने हमारे साथ किया बिल्कुल गलत किया। उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि जो हमारी असेंबली है वो ताकत रखती है, उसमें जो नुमाइंदे जाएंगे वो हमारी बात करेंगे, जो हमारे साथ 2019 में ज़्यादती हुई है उसके खिलाफ बात करेंगे, आगे हमारी बात पहुंचाएंगे। तो उम्मीद तो बहुत है। मुद्दे तो सब कुछ है। क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? तरक्की है, मतलब नौकरियां हैं और ये विकास है, और क्या। तो कितनी उम्मीद है कि कितना बदलाव देखने को मिलेगा इन चुनावों से? देखेंगे, लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे, बदले लाएंगे। पार्टी एक ही लाएंगे तो बदली उसी से आएगी। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में, लगता है कि एक पार्टी आएगी? एक ही आएगी, और क्या आएगी। एक आएगी। हाँ, एक ही आएगी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोग अपनी बात खुलकर कह सकें। आज बड़गाम जिले के बीरवा इलाके में भी लोगों के बीच वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बीरवा की ये बदली हुई तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन का इलाका है। इस इलाके में पिछले 35 साल से लोग वोट डालने नहीं निकलते थे। सैयद सलाहुद्दीन के हुक्म पर हर बार चुनाव में वोटिंग का बॉयकॉट किया जाता था, लेकिन इस बार सैयद सलाहुद्दीन के गांव सोईबग में भी वोटर्स लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीरबा के लोगों ने कहा उनका इलाका विकास के दौर में बहुत पीछे रह गया, इसलिए उनके लिए बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आज एक और डेवलपमेंट हुआ। 16 देशों के डिप्लोमेट भी जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल प्रोसेस को देखने समझने कश्मीर पहुंचे। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नॉर्वे, मेक्सिको, स्पेन, गयाना, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस, पनामा और नाइजीरिया के अलावा साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेट्स ने कश्मीर के कई पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। इन विदेशी डिप्लोमेट्स के साथ विदेश मंत्रालय के 4 अधिकारी भी थे। डिप्लोमेट्स का डेलीगेशन सबसे पहले बड़गांव जिले के ओमपुरा के पोलिंग बूथ पर गया। इसके बाद लालबाग विधानसभा सीट के अमीरा कदर और एसपी कॉलेज पोलिंग बूथ में मतदान की प्रक्रिया देखी। एसपी कॉलेज में पिंक पोलिंग बूथ भी देखा, जिसकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में थी। डिप्लोमेट्स ने चुनाव के लिए किए गए इंतजाम पर संतोष जताया और कहा कि उनके लिए यह हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर में इतने उत्साह और इतनी शांति से चुनाव हो रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के दौरे को अच्छा नहीं बताया। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव हमारा इंटरनल इशू है, इसलिए फॉरेन डिप्लोमेट्स को जम्मू कश्मीर में लाने की क्या जरूरत थी। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जब विदेशी ऑब्जर्वर्स को कश्मीर आने की परमिशन दे दी गई तो विदेशी पत्रकारों को इलेक्शन कवर करने की परमिशन क्यों नहीं दी जानी चाहिए। अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली।
लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथ पर लगी लंबी लंबी लाइनें सबूत हैं इस बात का कि वहां हालात में कितना सुधार हुआ है। जबरदस्त पोलिंग परसेंटेज सबूत है इस बात का कि लोगों को यकीन है कि इलेक्शन के फ्री एंड फेयर प्रोसेस के जरिए वो लोग अपनी पसंद की सरकार चुन पाएंगे। लोग ये भी मानते हैं कि सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, अब दुकानें भी बंद नहीं होती, स्कूल ठीक से चलते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई होती है। लोग ये भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सब होना शुरू हुआ। लेकिन कश्मीर घाटी के लोगों में मोदी के नाम को लेकर एक ब्लॉकेड है। वो मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते और इसके लिए वो कोई बहाना ढूंढते हैं और बहाना है आर्टिकल 370 का। वो कहते हैं कि हमसे हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। ये बहाना है, इसीलिए इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग वोट किसको देंगे, इस बात पर गर्व करना चाहिए कि लोग मतदान के लिए भारी संख्या में बाहर निकले और लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 तो ऐसा मामला है जिसको लेकर साथ मिलकर लड़ने वाली दो पार्टियां, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचार भी आपस में नहीं मिलते। उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस से आज एक नई प्रॉब्लम हुई। आज जिस वक्त जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की वोटिंग चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी तीसरे फेज के कैंपेन के लिए जम्मू कश्मीर में थे। राहुल की एक रैली सोपोर में हुई, दूसरी जम्मू में। राहुल ने अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 6 रैलियां की हैं, 3 जम्मू रीजन में और 3 वैली में। ये बात उमर अब्दुल्ला को खटक रही है। उमर ने कहा कांग्रेस को जम्मू रीजन में ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए राहुल को वैली के बजाय जम्मू पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इसके बजाय राहुल गांधी कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से अलायंस इसलिए किया था कि जम्मू रीजन में कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और इस पर राहुल को सोचना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। आई होप दैट बड़ी अच्छी बात है कि राहुल रैली कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर की 1 या 2 सीटों पर प्रचार करने के बाद राहुल गांधी अपना ध्यान जम्मू पर लगाएंगे, क्योंकि आखिर में ये अहम नहीं है कि कांग्रेस कश्मीर में कैसा प्रदर्शन करती है। कांग्रेस का प्रदर्शन जम्मू में कैसा रहेगा ये ज्यादा अहम है। और बदकिस्मती से कांग्रेस ने जम्मू के मैदानों में उतनी मेहनत नहीं की है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हमने गठबंधन में जम्मू की ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दी हैं, फिर भी जम्मू में अभी कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू भी नहीं हुआ है और अब तो प्रचार के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जब घाटी की एक सीट पर प्रचार करके फारिग हो जाएंगे तो कांग्रेस अपना पूरा ध्यान जम्मू के मैदानी इलाकों पर लगाएगी। हालांकि राहुल ने उमर अब्दुल्ला की बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपनी रैलियों में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया, पुरानी बातें ज्यादा दोहराई और यह पहली बार हुआ जब किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने का सवाल उठाया गया। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हुआ, आज जम्मू कश्मीर पर बाहर के लोग हुकूमत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा उनकी पार्टी मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड बहाल करने के लिए प्रेशर बनाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी अपनी फेवरेट सब्जेक्ट यानी अंबानी अडानी पर बोले। राहुल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने सब कुछ अडानी के हाथों में सौंप दिया। जम्मू कश्मीर के सेब के उद्योग पर अडानी का कब्जा हो गया। राहुल ने कहा जहां जाओ अडानी टैक्स देना पड़ता है। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में, और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है।
एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अडानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अडानी टैक्स, अनाज में अडानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अडानी टैक्स, कारतूस अडानी टैक्स, अग्निवीर अडानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? और इसके बाद राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की बात की, लेकिन बोलते बोलते गड़बड़ कर दी। कश्मीरी पंडितों को पीओके से आए रिफ्यूजी बता दिया। उन्होंने कहा पीओके से आए रिफ्यूजियों से जो वादे किए गए थे कांग्रेस की सरकार उन्हें पूरा करेगी, लेकिन फिर याद आया तो कहा सॉरी, रिफ्यूजी नहीं, कश्मीरी पंडितों से किए गए वादे पूरे होंगे। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया जाएगा। और जो हमारे रेफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK से आए हैं, 2014 में जो उनको वायदा किया गया था फाइनेंशियल पैकेज का, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। राहुल को रिफ्यूजी और कश्मीरी पंडितों में फर्क नहीं मालूम, यह हैरानी की बात है। इसलिए ये उम्मीद करना बेकार है कि राहुल को ये पता होगा कि पीओके से आए रिफ्यूजीज को आज़ादी के बाद पहली बार वोट डालने का हक मिला है। वो पहली बार वोट डालेंगे। रिफ्यूजीज को पहली बार सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, उन्हें आरक्षण और दूसरी सुविधाएं भी पहली बार मिल रही हैं। और ये सब आर्टिकल 370 हटने के कारण हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना एक बहुत बड़ा फैसला था। ये काम बिना खून बहाए शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ये और भी बड़ा चैलेंज था। और ये काम नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। इसीलिए जम्मू कश्मीर में पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी के नेता इस उपलब्धि का जिक्र करते हैं और उमर अब्दुल्ला बार बार आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कहते हैं। कांग्रेस इस मामले में असमंजस में है और पूरी तरह साइलेंट है। अब नई दिक्कत यह है कि उमर चाहते हैं राहुल जम्मू पर फोकस करें और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उमर की सलाह दोस्ताना सलाह है, अब उनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। बदलापुर में छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के केस में अब जमकर सियासत हो रही है। चूंकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एनकाउंटर पर शक जाहिर किया, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता अब मुंबई पुलिस और एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरने में लगे हैं। असल में आज एनकाउंटर में मारे गए अक्षय शिंदे के पिता की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले में कई कड़े सवाल पूछे, कई कड़े कमेंट्स किए। हाई कोर्ट ने पूछा, 4 पुलिस वालों की मौजूदगी में आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीन ली, फायरिंग कर दी, ये बात गले नहीं उतरती। अदालत ने कहा कि पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 3 फायर किए, एक गोली पुलिस अफसर के पैर में लगी, तो बाकी 2 गोलियां कहां गईं? पुलिस ने आरोपी के पैर या हाथ में गोली क्यों नहीं मारी? सीधे सिर पर निशाना क्यों मारा? इसलिए पहली नजर में गड़बड़ तो लगती है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो फिलहाल इस केस में मेरिट के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते। अगली तारीख पर सारे तथ्य और सबूत अदालत के सामने पेश की जाएं। चूंकि इस मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, इसलिए हाईकोर्ट ने पुलिस को केस के सारे दस्तावेज सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया। चूंकि अदालत ने पुलिस से सवाल पूछे, तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा। लेकिन महायुति के नेता और कार्यकर्ताओं को भी विरोधियों के आरोपों की कोई फिक्र नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगा दिए हैं, अखबारों में विज्ञापन दिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जो विज्ञापन दिए उसमें उन्हें धर्मवीर बताया गया है। बीजेपी के लोगों ने होर्डिंग्स में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है बदलापुरा,
यानी बदला पूरा हो गया। कई होर्डिंग्स में लिखा गया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में पुलिस सरकार के लिए पैसे वसूलने का काम करती थी, लेकिन अब पुलिस जनता के लिए हिसाब लेती है। फर्क साफ है। पोस्टर होर्डिंग्स लगे तो इस पर विवाद भी हुआ। असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई में थे। उन्होंने कहा बीजेपी के पोस्टर बैनर से साफ हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार को अब इंसाफ पर भरोसा नहीं रहा, वो बदला लेना जानती है, उसने बदला लिया। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट से इंसाफ होता है, बदला लेना तो गैंगस्टर्स का काम होता है। बीजेपी की सरकार एक गैंगस्टर की तरह चल रही है। बदला पूरा हो गया तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। देखिए, ये जो बदला लेते हैं ना, ये जो लोग बदला लेने वाले होते हैं, ये गैंगस्टर माफिया होते हैं। संविधान में इंसाफ होता है, जस्टिस होता है, और कोर्ट के जरिए से उस खाती को जब सजा दी जाती है तो बदला नहीं होता, वो जस्टिस होता है। तो बदले और जस्टिस में फर्क है। आप बदले की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होगा जैसा पोस्टर लगाकर बदला ले लिए तो फिर कोर्ट को बंद कर दो। आप जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको बोलो छुट्टी मनाओ, चौपाटी पे जाकर बैठ के एंजॉय करो। जज साहब को बोलो आपकी जरूरत ही नहीं है। वो संविधान में जो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, एक्यूज का भी है और आपका मेरा भी है। आप बदला लेकर नहीं मार सकते, आप जस्टिस करके उसकी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो उनको, वो जस्टिस होगा। तो ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पर अपनी रोटी सेक रही है और उसको बदला कह रही है। हम जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जो सवाल पूछे वो बिल्कुल सही हैं। कोर्ट में पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा कि ये एनकाउंटर था या शूट आउट। लेकिन इस मामले में पब्लिक का सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है। जो लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ किए गए दुष्कर्म से नाराज होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपराधी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे, उनके कलेजों को ठंडक मिली है, वो शांत हैं। और यह सही है कि कोर्ट पब्लिक की भावनाओं से प्रभावित नहीं होती, लेकिन सियासत होती है। इसीलिए विरोधी दलों के नेता लोगों को यह समझाने में लगे हैं कि एनकाउंटर किसी बीजेपी सपोर्टर को बचाने के लिए किया गया। विपक्ष के लोग भी खुलकर एनकाउंटर के विरोध में नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और फडणवीस के सपोर्टर्स पब्लिक सेंटिमेंट के साथ हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि बदला पूरा हुआ। नैतिकता के लिहाज से विपक्ष और सरकार दोनों की बात गलत है। अब मामला हाई कोर्ट के सामने है। कायदे से तो सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अदालत का फैसला जब आएगा तब आएगा। अभी तो सारी पार्टियों के सामने महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव है। एक और बड़ी खबर है जमीन घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर। सिद्धारमैया की मुश्किलें आज बढ़ गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज करने और मैसूरू की लोकायुक्त पुलिस को इस मामले की जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस से 3 महीने के अंदर इस मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। लेकिन सिद्धारमैया ने आज फिर कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जांच का सामना करेंगे, कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पद छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। हम जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है। हम कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस केस को मैसूर लोकायुक्त को रेफर किया गया है क्योंकि कंप्लेंट वहीं दर्ज हुई थी। मुंडा की जमीन भी वहीं है। लेकिन बीजेपी इस मामले में सिद्धारमैया के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रही है। आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की मांग को लेकर सिद्धारमैया के घर का घेराव करने की कोशिश की। बीजेपी का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है, इसलिए इस मामले की जांच लोकायुक्त से नहीं सीबीआई से करानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हरियाणा की रैली में इस मुद्दे को उठाया। मोदी ने कहा कि करप्शन कांग्रेस के डीएनए में है, कर्नाटक में उसी डीएनए का असर दिखाई दे रहा है।
आज कर्नाटका में उनकी सरकार है, जरा देखिए, अभी तो 2 साल हुए हैं, क्या हाल करके रखा है। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी, और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। अब देखिए, 2 साल मुश्किल से हुए हैं, आदत जाती नहीं है। अब चाहे केस फाइल हो जाए, एफआईआर दाखिल हो जाए या चार्जशीट फाइल हो जाए, मुझे नहीं लगता कि सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे। बीजेपी वाले इसका जितना शोर मचाएंगे, सिद्धारमैया की कुर्सी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। बीजेपी के प्रोटेस्ट के कारण डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इतना कुछ कह दिया, इसीलिए डीके शिवकुमार को कहना पड़ा कि बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भी चार्जशीट है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाता। इसलिए सिद्धारमैया का इस्तीफा तो नहीं होगा, लेकिन जहां जहां चुनाव होने हैं वहां बीजेपी के नेता सिद्धारमैया का नाम लेकर करप्शन के सवाल पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे, और आज मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी। उत्तर प्रदेश में आज बाबा का बुलडोजर फिर चला। बहराइच के कैसरगंज के गांव में आज बुलडोजर से प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध कब्जों को हटा दिया। ये कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। कुल 11 दुकानें और 8 घरों पर बुलडोजर चला। ये सारे मकान और दुकान सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बने थे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने मकान मालिकों को काफी दिन पहले नोटिस दे दिया था। ज्यादातर लोगों ने अपना सामान हटाकर कब्जे की जमीन को खाली भी कर दिया था। आज जो घर गिराए गए उनमें ज्यादातर खाली थे, लेकिन जिन लोगों का घर टूटा है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मांगे हैं। डिमोलिशन के दौरान इलाके में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ, क्योंकि कब्जा हटाने का आदेश हाईकोर्ट से आया था। इसके बावजूद प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात की थी। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को भी यह पता नहीं था कि ये मकान सरकारी जमीन पर बने हैं। मामला तब खुला जब 2 पड़ोसियों के बीच 3 फीट के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। हसीबुल नाम की महिला के घर के सामने एक रास्ता जाता था जिस पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया था। इसे लेकर पिछले साल हसीबुल ने हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान पता चला कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वो सरकारी है। इस इलाके में और भी कई ऐसी जगहें हैं जो अवैध कब्जे में थी। इसके बाद पैमाइश हुई और कोर्ट ने प्रशासन को सारे गैर कानूनी कब्जे हटाने का आदेश दिया। विवाद पड़ोसियों का था। अवैध कब्जे हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। प्रशासन ने सिर्फ हुक्म की तामील की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने कहा, योगी राज में कोई नया निर्माण नहीं होता, सिर्फ तोड़ने की कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को गैराज में रखवा दिया था, लेकिन योगी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते। इसलिए अब जनता ही योगी को सबक सिखाएगी। बुलडोजर पे क्या बोलें बुलडोजर बाबा पे। दोनों से जनता परेशान हो गई है। दोनों के एक एक पुर्जे खोल करके, बुलडोजर के पुर्जे खोल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय गैरेज में खड़ा करा देगा, हमें उम्मीद है। और जो बुलडोजर बाबा हैं उनके एक एक पुर्जे खोल करके जनता किनारे बिठा देगी। देखिए, बुलडोजर कभी भी नवनिर्माण का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी विध्वंस के लिए जाने जाते हैं, नवनिर्माण के लिए नहीं जाने जाते। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर पर रोक लगाने का आदेश दिया था,
फिर भी सरकार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आज बुलडोजर चला दिया? असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मोटे तौर पर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाई गई थी। उसी आदेश में यह भी कहा गया था अगर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया हो, उस पर कंस्ट्रक्शन किया गया हो, तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके डिमोलिशन किया जा सकता है। बहराइच में चला बुलडोजर हाई कोर्ट के आदेश पर चला। यह साफ तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस था। दिल्ली से आज एक बहुत परेशान करने वाली खबर आई। पुलिस ने एक युवक पर विचार किया, जिस युवक ने उसके मकान में किराए पर रह रही एक लड़की के बाथरूम और कमरे में स्पाई कैमरे लगाए हुए थे। लड़की सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ये लड़की जब भी छुट्टी पर अपने घर जाती थी तो अपने कमरे की चाबी मकान मालिक के बेटे को सौंप देती थी। इस बार जब लड़की अपने घर से वापस आई तो मकान मालिक का लड़का किसी न किसी बहाने उससे बार बार कमरे की चाबी मांगने की कोशिश कर रहा था। इस पर लड़की को शक हुआ। उसने फ्लैट को चेक किया। बाथरूम में लगे बल्ब के होल्डर के पीछे एक स्पाई कैम मिला। इसके बाद कमरे में भी 2 स्पाई कैम मिले। लड़की घबरा गई। उसने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और जब तक उसके परिवार वाले दिल्ली नहीं पहुंच गए तब तक लड़की कमरे से बाहर नहीं निकली। इसके बाद लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। चेकिंग में पता चला कि मकान मालिक के लड़के ने लड़की के कमरे और बाथरूम में कई स्पाई कैम लगाए थे और उनको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ था। यही नहीं, मकान मालिक के बेटे ने लड़की के व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक किया हुआ था और उसकी चैट भी पढ़ता था। पुलिस ने घिनौनी हरकत करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के का कहना है कि मकान मालिक का लड़का उसे बहन कहता था, इसलिए उसने कभी लड़के पर शक नहीं किया। अब लड़की को इस बात की चिंता है कि स्पाई कैम से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस का कहीं मिसयूज ना हो जाए। लड़की ने कहा कि उसकी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई क्योंकि वो इतनी डिस्टर्ब्ड है कि एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है। उसने आरोपी युवक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। एक 10x10 के कमरे में इसने 4 कैमरे लगा रखे हैं। वो मेरे वॉशरूम का दरवाजा लगातार उतरवाने के लिए बोल रहा था और वो मुझसे लगातार कह रहा था या तो इसे बंद करके यूज किया करो या इसे उतरवा दो। वो दरवाजा उतरवाने वाले को भी ले आया था लेकिन मैंने नहीं उतरवाया और फिर मुझे शक हुआ तो मैंने वॉशरूम में खाली होल्डर लगा हुआ था उसे चेक किया। फिर बस उसमें कैमरा था। फिर मैंने रूम में भी और कैमरे चेक किए। आपको उस लड़के पे कैसे शक हुआ? वो ही आता जाता था। पहले उसका भाई भी आता था, ठीक है, लेकिन चाबी मैं उसे ही दे के जाती थी। इस पे आईटी एक्ट लगे और ये क्योंकि एक लड़की का मसला नहीं है मैम, इसने मुझे 5 साल पीछे कर दिया। मेरा एग्जाम था, मेरा पूरा माइंड डिस्ट्रॉयड हो गया है। दिल्ली की बेटी के बाथरूम में, उसके कमरे में स्पाई कैम लगाने का पाप जिसने किया उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए सबक बने। स्पाई कैम, हैकिंग और एआई के ज़माने में लड़कियां किस डर के वातावरण में जीने को मजबूर हैं, ये केस उसका एक एग्जाम्पल है। कैसे बेटियों को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कोई वीडियो न बना ले, वीडियो को अपलोड न कर दे। ये हर रोज सुनने को मिलता है। ऐसे वीडियोस का इस्तेमाल डराने के लिए, ब्लैकमेल के लिए किया जाता है, बदनाम करने के लिए किया जाता है। ये हमारे समाज की बीमार मानसिकता का परिचायक है। जिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है वो खौफ में जीने को मजबूर हैं और जो अपराधी खुलेआम घूमते हैं वो कानून के दाव पेच का पूरा फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए जब ऐसे अपराध होते हैं तो लोगों को बुलडोजर भी सही लगता है और एनकाउंटर भी। जब तक इस तरह के अपराधियों पर पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा, कानून का खौफ उनके दिलो दिमाग में नहीं बैठेगा, तब तक ये बीमारी दूर नहीं हो पाएगी।